दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का लगेगा चौका या फिर बीजेपी और कांग्रेस को मिलेगा मौका। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। मैंने भी अपना वोट डाल दिया है स्टूडियो की ड्यूटी के बाद आकर। देखिए, सबसे पहले आपको भी आवश्यकता है कि आप भी अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो निकलिए घरों से, वोट डालिए, क्योंकि दिल्ली एक उदाहरण बने पूरे देश के लिए। देश की राजधानी है तो वहां पर वोटिंग भी सबसे ज्यादा हो, बढ़ चढ़कर हो। एक पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी का ये बूथ अगर आप देख लें, उसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल दिल्ली की दो तस्वीरें, एक तस्वीर जहां पर आप उच्च आय वर्ग को देखते हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर आप लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब जनता है उसकी आबादी देखेंगे। और ये एक ऐसा बूथ जहां पर आपको अपार्टमेंट के भी लोग दिखेंगे, तो आपको साथ ही दिखेंगे वो लोग भी जो यहां पर बस्तियों में रहते हैं। यानी कि अलग अलग तरह की उम्मीदें, सबकी अलग अलग तरह के जो पैमाने हो जाते हैं वोट के लिए। इसीलिए वादे भी जो होते हैं वो बिल्कुल भिन्न आपको दिखेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर भी लोग वोट आने के लिए लगातार यहां पर लंबी ही लाइनें लगी हुई हैं। लगातार अलग अलग जो मतदाता है वो लंबी लंबी लाइनों में लगकर यहां पर आए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान आपको मुस्तैद दिखेंगे, आपको बाकी सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखेंगे। जो चुनावी जो हमारे कर्मी हैं वो सब अपने साथ सभी पर्चियां और ये बताते हुए कि आप किस बूथ पर जाकर आप वोट, किस लाइन में लगकर, किस क्रम संख्या में जाकर आपको वोट देना है, तो उस हिसाब से। और दिल्ली की जागरूक जनता यहां पर बड़ी संख्या में मतदाता यहां पर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। पर दिल्ली, जब दिल्ली की हम बात करते हैं तो ये वीवीवीआईपी जगह हो जाती है, जहां देश की राष्ट्रपति अपना वोट डालें, जहां देश के प्रधानमंत्री का निवास हो। तो अब यहां पर राष्ट्रपति की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। वोट डालने के लिए वो पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष, अपनी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, साथ में प्रियंका वाड्रा, उनके पति भी उनके साथ थे, उनका पूरा परिवार था। सब वोट डालने के लिए पहुंचे। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। हर पार्टी का हर बड़ा चेहरा आपको दिल्ली में वोट डालते हुए दिख जाएगा। दिल्ली की जो तस्वीरें हैं, नीति नियंताओं के निकलने की तस्वीरें हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले पोलिंग बूथ पर जाकर वहां वोट डालते नजर आए। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए निकले थे। हमारे साथ हमारे अलग अलग संवाददाता भी मौजूद हैं। सईद अंसारी चांदनी चौक के इलाके से हैं, गोल मार्केट से अर्पिता आर्या हमारे साथ हैं और राजीव ढोंडियाल भी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, मैं शुरुआत आपके साथ ही करती हूं, क्योंकि आप दिल्ली की एक एक सीट पर पहुंचे, 70 सीटों पर पहुंचे। अगर कोई एक ऐसा मुद्दा रहा जिससे ये सारी 70 सीटें जुड़ती हैं, तो वो मुद्दा कौन सा रहा? राजीव। श्वेता, वो मुद्दा पानी का है, वो मुद्दा विकास का है, वो और भी सारे मुद्दे जो दिल्ली में इस समय चर्चा में हैं, वो सारे मुद्दे लगभग एक जैसे हैं। और चाहे आप संपन्न इलाकों में जाएं, चाहे आप झुग्गी झोपड़ी में जाएं, वो लगभग शिकायतें एक जैसी हैं। जो शिकायतों की बात करूं कि हाँ, पानी की एक समस्या रही है, जिसको मौजूदा सरकार है उसने भी स्वीकार किया कि हाँ, पानी की समस्या है। लेकिन मैं इस समय मौजूद हूं मटिया महल विधानसभा सीट में। इंटरेस्टिंग है क्योंकि शोएब इकबाल यहां से लगातार विधायक बनते चले आए। उन्होंने जो है फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उनके बेटे आले इकबाल को इस बार यहां से टिकट दिया है। और दीप्ति इंदौरा बीजेपी की कैंडिडेट यहां से हैं और लगभग 60% आबादी चूंकि चांदनी चौक से बिल्कुल लगती हुई है, फिर नई दिल्ली सीट भी बिल्कुल नजदीक में ही है, यहां पर है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि वोटर्स यहां पर आ रहे हैं। चूंकि अब दोपहर का समय, यहां पर सुबह सुबह हमने भीड़ देखी, फिर दोपहर के समय कुछ इक्का दुक्का लोग, फिर उम्मीद है कि शाम के समय में थोड़ा सा संख्या बढ़ेगी। लेकिन आप बात कर रहे थे दिल्ली के मुद्दों की, तो दिल्ली के चुनावों में जैसे जैसे राजनीतिक दलों की तरफ से टीका टिप्पणियां शुरू हुई, आखिरी में लोगों की जुबान पर यमुना की सफाई का मुद्दा भी चढ़ गया था कि हाँ, यमुना की सफाई तो नहीं हुई है, लेकिन पानी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आया। साथ ही लोगों ने कहा कि विकास की अपेक्षा है, विकास उतना नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में राजीव बता रहे हैं कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। लेकिन दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है तो राजनीति के केंद्र में भी दिल्ली जरूर रहती है। और अर्पिता, आप एक ऐसी सीट पर मौजूद है जहां पर जिसके संकेतों की राजनीति बहुत बड़ी हो जाती है। यानी अरविंद केजरीवाल ने भी जब ये पहली बार निर्णय किया कि मैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से लड़ूंगा, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा, तो वो सीधा ये ऐलान कर रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आज जब परवेश वर्मा या फिर संदीप दीक्षित, वहां से दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यहां से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी तरफ से भी ऐलान यह हो जाता है कि हम चुनौती केवल इस सीट पे नहीं दे रहे हैं, हम सीधे सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अर्पिता।
बिल्कुल। और आपने एक शब्द बोला चुनौती, और यहाँ चुनौती एक दूसरे को तो देते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार ईवीएम को भी चुनौती देते हैं और बार बार सवाल उठा देते हैं कि ईवीएम ठीक ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही, ईवीएम बदले गए। क्योंकि मैं इस बार ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ एसडीएम इलेक्शन अनुपमा जी इस वक्त मौजूद हैं और मैं बहुत ही आसान शब्दों में बारीकी से उनसे समझना चाह रही हूँ। मैम, जब ये अब यहाँ मैं देख रही हूँ आप पूरी तैयारी कर रही हैं क्योंकि यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा और इसके आगे फिर ईवीएम्स रखे जाएंगे। ये जो बार बार आरोप लगते हैं कि ईवीएम बदल दिए गए, गाड़ी में अलग अलग, देखिए धीरे से किसी और गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया, स्ट्रांग रूम में कुछ खेल हो गया, ये इन खेलों में कितनी, हालांकि बहुत बार सफाई हुई, लेकिन मुझे आप थोड़ा आसान तरीके से प्रक्रिया बता सकती है क्या? नहीं, जब हमारी एफएलसी होती है तब हम पॉलिटिकल पार्टी के सब लोगों को बुलाते हैं, वो आते हैं जो फर्स्ट लेवल चेकिंग। जब हमारी रैंडमाइजेशन होती है कि कौन सी मशीन किस एसी को जाएगी, किस पोलिंग स्टेशन को जाएगी, वो भी लिस्ट हम उनको देते हैं। उनके साइन होते हैं? उनके साइन होते हैं। फिर जब हमारी साइन के बाद वो गाड़ी में रखे जाते हैं। मशीन की जब कमीशनिंग होती है, मशीन को तैयार करके उसमें सील लगाया जाता है, तब भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, वो उसके ऊपर अपनी सील उसके ऊपर साइन करते हैं। तो उस सील को हम चेंज ही नहीं कर सकते। अगर गाड़ी बदल गई जैसा वो आरोप लगाते तो भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें साइन है। उसी मशीन को जोन सा है फिर पोलिंग स्टेशन पे लेके जाया जाता है। पोलिंग पार्टी को सुबह तक नहीं पता होता कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, किसी को पता नहीं होता कौन सी मशीन किसको मिल रही है, क्योंकि जिसको पोलिंग स्टेशन ही नहीं पता तो उसको ये भी नहीं पता कि कौन सी मशीन उसको मिल रही है। तो फिर जब वहाँ पे जब पोलिंग होती है तब पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, फॉर्म 17C में पूरी डिटेल लिखी जाती है, हर एक मशीन का नंबर लिखा जाता है। तो पोलिंग एजेंट वो 17C की डिटेल अपने साथ लेके जाता है और जिस दिन काउंटिंग होती है उसी 17C को खोला जाता है कि इसमें कितने वोट डले, क्या हुआ, वो पूरी डिटेल उसके अंदर। स्ट्रांग रूम का जो खेल बताते हैं आप, यहाँ पर कह रही हैं कि जितने पार्टी के बहरहाल सारी प्रक्रियाएं एक तरफ रहेंगी, लेकिन सवाल फिर भी उठाए जाते हैं। अब उसमें सीधी सी बात यह है कि जब ये कहा भी चुनाव आयोग की तरफ से जाता है तो उस समय कोई प्रूव करने के लिए सामने नहीं आता। ये चुनाव आयोग की भी शिकायत अपनी तरफ से रहती है। सईद, अब आपके पास आएंगे, लेकिन पहले अरविंद ओझा के पास चलते हैं जो शाहीन बाग के इलाके से हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा है कि ये शिकायत की जा रही है, कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि देखिए जो वहां पर दूसरा पक्ष है वो अपनी तरफ से फर्जी वोटिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमारे वोटरों को रोका जा रहा है। आप शाहीन बाग की स्थिति बताइए अरविंद। देखिए, शाहीन बाग ओखला विधान क्षेत्र में आता है और मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाता हूं शाहीन पब्लिक स्कूल, और यहां पर बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है। और जो इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर ओखला में सुबह से घूम रहा हूं, महिला जो वोटर है वो काफी ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको महिलाएं ही देखेंगी। सुबह से सीलमपुर की तरफ से जरूर ये इस तरह की बातें आई थी फर्जी वोटिंग की, लेकिन यहाँ जो मतदान है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रहा है। शाहीन बाग, आपको याद ही होगा जब महिलाएं धरने पर बैठी थी तब शाहीन बाग पूरे देश में शाहीन बाग का नाम हो गया था। और इस शाहीन बाग में खास तौर से जो मैं देख पा रहा हूँ, महिला वोटर काफी ज्यादा बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए आ रही है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अगर यहाँ मुकाबले की बात करें तो आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान जो लगातार यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं, उनकी टक्कर है AIM असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा है सिफाउर रहमान, जिन पर दिल्ली दंगों का आरोप है, 5 साल से वो जेल में है। कांग्रेस की जो महिला प्रत्याशी अरीबा खान वो चुनाव में है और बीजेपी से मनीष चौधरी। लेकिन सुबह से जो मैं देख रहा हूँ काफी यहाँ पर संवेदनशील बूथ है ओखला विधानसभा में, तकरीबन 45 संवेदनशील जो बूथ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से शांति पूर्वक यहाँ पर मतदान हो रहा है। और खास तौर से जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बड़ी तादाद में ओखला के तमाम पोलिंग बूथ पर मुझे दिखी, जो बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही है। एक चीज और आपको बता दूं कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, खासतौर से मुजफ्फराबाद की बात की जाए या नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो या साउथ ईस्ट का ओखला विधानसभा क्षेत्र, बम्पर वोटिंग सुबह से यहाँ पर हो रही है बड़े पैमाने पर। बाकी दूसरे इलाकों की मुकाबिल अगर यहाँ पर देखिए तो किसी भी पोलिंग बूथ के आसपास इतनी बड़ी तादाद में आपको लोग नहीं मिलेंगे। लोग वोट डालकर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी भी बड़ी तादाद में दिखेंगे। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम चीज और है, जिस तरह से कांटे के टक्कर की बात आ रही है, उसके बाद जिस तरह से जो मुस्लिम वोटर था परंपरागत कांग्रेस की तरफ जाता था वो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। क्या अमानतुल्लाह खान
फिर से दोबारा अपनी सीट बचा पाएंगे, क्या वो जीतेंगे? अगर वो नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट किसी और तरफ जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो डिसाइड करेंगे। इसलिए ओखला का जो चुनाव है वो बेहद अहम माना जा रहा है। और सबसे अहम ये है कि महिलाएं, हमने नहीं, इस बार वाकई बेहद दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के कैंडिडेट की भी बात होती है और इस सब के बीच में बात ये भी होती है कि ओवैसी का जो वहां पर भाषण रहा उससे क्या परिवर्तित वहां पर हो सकता है। तो बहुत दिलचस्प वहां का हो गया और वहां के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। अभी बहुत अच्छी बात है कि एक स्वस्थ परंपरा है, बड़ी संख्या में लोग निकलकर जा रहे हैं वोट डालने। सईद, मैं चांदनी चौक इलाके का भी देखिए, अधिकांश तो व्यापारी वर्ग वहां पर जो रहने वाला है, लेकिन उसके साथ ही चूंकि मुस्लिम वोटरों की बात भी अरविंद ओझा ने कर दी। अब मुझे लगता है कि अगर दिल्ली जैसे शहर में आप रहते हैं तो एक तरफ से ये सोच लेना कि नहीं अब एक साथ ही आकर एक वर्ग वोट देगा, एक समुदाय वोट देगा, या फिर मुद्दे तो उनके भी वही होंगे जो बाकी दिल्ली वासियों के हैं, वही बुनियादी सुविधाएं, वही स्वच्छ पानी, वही वहां पर चांदनी चौक में ट्रैफिक की समस्या, वही अतिक्रमण, सौंदर्यीकरण, लेकिन असल में सिर्फ ऊपर से रंग रोगन, अंदर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं बढ़ना। सईद, श्वेता, वो सारे मुद्दे जिनका उल्लेख हम यहाँ पर करना चाहते थे और आपको बताना चाहते थे, आपने बता दिया। क्योंकि ये चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र है और बल्ली महारान बिल्कुल पास में है और मटिया महल बिल्कुल पास में। अगर हम 3 की बात कर लें तो चांदनी चौक, हमारे पीछे जो लाइन आप देख रही हैं, बहुत इत्मीनान से, शांति से यहाँ पर लोग आए, व्यापारी वर्ग आया और अपना वोट देकर चला गया। देखिए, कुछ बुजुर्ग भी हैं, वो भी वोट देने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो आपने कहा, सबसे पहला मुद्दा अगर चांदनी चौक के व्यापारी वर्ग के लिए है या चांदनी चौक के लोगों के लिए है तो वो ट्रैफिक की समस्या है, वो अवैध अतिक्रमण है और मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ के लोगों को स्पेशली, हम 2 की बात नहीं कर रहे हैं, बल्ली महारान और मटिया महल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ पर सिर्फ चांदनी चौक की कर रहे हैं। तो चांदनी चौक में, श्वेता, यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप ट्रैफिक की समस्या को दूर कर दें, अगर आप यहाँ पर, हम क्योंकि देश भर का सबसे बड़ा दिल्ली का बिजनेस हब है चांदनी चौक, ऐतिहासिक विरासत समेटे हुए अपने साथ चांदनी चौक। तो आप सोचिए, अगर वो 17वीं शताब्दी का ये चांदनी चौक है, इतना बड़ा इलाका है, तो सिर्फ आपको बालू के पत्थर लगा देने, गुलाबी पत्थर लगा देने से और वहां पर गाड़ियों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर देने से आप व्यापारी वर्ग को राहत नहीं दे रहे हैं। यहां मुस्लिम समुदाय, बड़ी आबादी उसकी भी है, व्यापारी वर्ग के अलावा पंजाबी समुदाय के लोग भी हैं, लेकिन शांति से देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आ रहे हैं चांदनी चौक पे जो रहे हैं, लेकिन वो अपना इत्मीनान से आकर वोट देकर जा रहे हैं। ऐसा यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि भीड़ एक साथ आ रही है, चाहे वो व्यापारियों की भीड़ हो, चाहे दूसरे समुदायों की भीड़ हो, चाहे मुस्लिम समुदाय की भीड़ हो। वो लोग आते हैं, अपने परिवार के साथ हैं, हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, 2-4 लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। और ये ट्रैफिक की समस्या एक बार आप देख लीजिए चांदनी चौक में, आज छुट्टी है, सारे बाजार बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक है और ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर लोग खड़े हैं, इनसे सर वोट क्या मुद्दा क्या है ये बताइए। श्वेता पूछ रही है। देखिए, मुद्दा यही है, वैसे बेरोजगारी का बहुत है। और दिल्ली में आप क्या करते हैं सर? मेरा एक्चुअल, मैं तो अभी रिटायर हूँ। मैं पहले व्यापार करता था। व्यापार यही चांदनी चौक में? जी, कश्मीरी के। जी। बेरोजगारी क्या मुद्दा? महिलाओं को तो दिल्ली में बम्बों में मैम सब फ्री फ्री फ्री। अच्छा, नहीं, मैं तो गुड़गांव से आई हूँ वोट देने। गुड़गांव से वोट यहाँ पर रहती गुड़गांव में, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि मैंने वोट अभी वहाँ बनवाया नहीं। तो यहाँ से शिफ्ट कर गई? यहाँ से क्यों शिफ्ट कर गई मैम? वहाँ घर बना लिया था, यहाँ जगह कम पड़ती थी बच्चों के हिसाब से। अच्छा, हमारा पासपोर्ट पे अभी यहीं का एड्रेस है, तो दैट इज व्हाई वी कंसीडर। अच्छा, भीड़ भाड़ भी है। आपको क्या लगता है चांदनी चौक में किस चीज? चलिए, लेकिन मुद्दे वहां के उठाते हुए वहां के वोट का अपना कारण बता रही हैं। बहरहाल, दिल्ली के भीतर रहते हुए, अलग अलग हिस्सों में रहते हुए लोग वोट के अपने अपने कारण, अपनी अपनी बातें। यहाँ त्रिलोकपुरी ही, जहां पर मैं इस समय मौजूद हूँ, यहीं का देख लीजिए, लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से जीते, राजू धिंगन। उसके बाद अगले चुनाव में कैंडिडेट बदला गया, फिर भी उनकी जीत हुई। इस बार फिर नया कैंडिडेट यहां से है, लेकिन जीत का जो फासला है ना, जो 30,000 आपको 2015 में दिखा, लगभग 29,000 से ऊपर, तो 2020 में जब यहां पर चुनाव हुआ तो 12,000 का फासला रहा। इस बार बीजेपी को बड़ी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी से वो फासला भी पूरा करके जीत की तरफ बढ़ेगी। लेकिन क्या 62 और 8 का जो स्कोर लाइन था पिछली बार का,
उसे पाटना और फिर जीतना इतना आसान हो पाएगा? हमारी चर्चा लगातार जारी है।